गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा वही चैप्टर 7 मुग़ल प्रशासन। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था मुग़ल प्रशासन के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का। आज हम अध्ययन करेंगे उसी का शेष भाग मुग़ल प्रशासन की राजस्व प्रणाली। मुग़ल प्रशासन की राजस्व प्रणाली उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यहाँ पर खर्च लगभग नहीं के बराबर था, जबकि आय का संपूर्ण स्रोत ही था। अन्य स्रोतों की भूमिका प्राय नहीं के बराबर लगती है। भू राजस्व प्रणाली के मामले में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अकबर की रही। इसके पूर्ववर्ती शासकों ने व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया। अकबर द्वारा स्थापित ढांचे का पालन ही अन्य मुगलों ने भी किया। कृषि प्रधान देश होने के नाते 1947 से पहले के भारत में हमेशा सरकार की सारी आय भू राजस्व पर केंद्रित थी। जिन शासकों ने इस दिशा में ध्यान दिया वहाँ कृषक की स्थिति अच्छी हुई और एवं राज्य की व्यवस्था भी बेहतर हुई। मुगल शासकों ने इस बारे में सोचते हुए भू राजस्व प्रणाली में दोनों अपना व कृषक का ध्यान रखा। अकबर ने इस दिशा में ऐसे सुधार किए जिन्होंने मुगल अर्थव्यवस्था की लड़खड़ाती व डामाडोल स्थिति को मजबूत आधार दे दिया। इससे अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल की भूमिका व अनुभवों का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली का अध्ययन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे हम 4 भागों में हम इसे बांटेंगे। अकबर से पूर्व भू राजस्व प्रणाली के दोष, अकबर के सुधार एवं टोडरमल का बंदोबस्त, तीसरा पॉइंट है भू राजस्व की पद्धतियाँ, और चौथा भू राजस्व प्रणाली के गुण व दोष। तो पहले अकबर की से पूर्व भू राजस्व प्रणाली के दोष के अगर बारे में हम अध्ययन करें तो अकबर ने 1556 में जब सत्ता ली तो सही अर्थों में वह 1560 में वो शासक बना। उस समय उसने देखा कि राज्य की आर्थिक स्थिति व कृषकों की दशा दोनों ही दयनीय है। इससे पहले शेरशाह सूरी के काल में भी कुछ सुधार किए, लेकिन ये सुधार अल्पकालीन तो प्रमाणित हुए, लेकिन वो छोटे क्षेत्र में अपनाए गए। हाँ, इसका एक लाभ अकबर को यह अवश्य हुआ कि उसके पास शेरशाह सूरी का अनुभव था और उसने इस दिशा में कुछ कार्य करके लाभ उठाया। तो जो दोष थे वो इस प्रकार से थे, क्योंकि जब अकबर ने अपने हाथ में सत्ता ली तो उसमें भू राजस्व प्रणाली सल्तनत कालीन थी। साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में जागीरदार थे। वे बड़े बड़े क्षेत्र के स्वामी तथा अप्रत्यक्ष रूप से शासक भी थे, जो वंशीय आधार पर कर इकट्ठा करने का अधिकार जिन्हें प्राप्त था। दूसरा, राज्य में कृषि की अवस्था भी अच्छी नहीं थी। उसे भारी मात्रा में कर देना पड़ता था और भूमि पर उसका मालिकाना हक नहीं था। राज्य में भूमि संबंधी हिसाब स्पष्ट नहीं था। यही नहीं पता होता था कि कितनी ज़मीन पर खेती होती है। सरकारी ज़मीन को खालिसा बोलते थे। खालिसा का सरकार के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। परंपरागत कृषि व्यवस्था में जहाँ कृषक व सरकार दोनों को लाभ नहीं हो रहा था, वहीं जनता की खाद्यान्न की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही थी। राजधानी से दूर दराज के क्षेत्रों से भूमि कर इकट्ठा करना कठिन काम था। अकबर का विशाल साम्राज्य था, लेकिन उससे पहले इतना विशाल संगठित राज्य न हो पाने के कारण संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी कर प्रणाली भी नहीं थी। अकबर ने के सुधार और टोडरमल का बंदोबस्त का अध्ययन हम करेंगे तो अकबर ने प्रारंभिक राजनीतिक समस्याओं से छुटकारा पाने एवं स्थायित्व मिलने के उपरांत आर्थिक क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। उसने पाया कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः उसने राजकोष की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अनिवार्य था कि भू राजस्व के क्षेत्र में विशेष कदम उठाए जाएं। ऐसा इसलिए भी अनिवार्य हो गया था क्योंकि परंपरागत व्यवस्था दोषपूर्ण थी, वह कृषक और सरकार दोनों के लिए ही अहितकारी थी। अकबर ने अपने दरबार में शिक्षित अनुभवी व्यक्तियों से इस बारे में लगातार राय मांगी और इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जिस समय अकबर ने अपनी छोटी इस व्यवस्था को पटरी पर लाने की सोच रहा था, उस समय उसे एक अनुभवी अधिकारी मिला। यह अधिकारी टोडरमल शेरशाह के समय में भी भू राजस्व प्रणाली को देख चुका था।
उसने इस दिशा में अनुभव भी काफ़ी अच्छे थे और उसके कई कदम उसने उठाए, जिनमें से कुछ के परिणाम उसे मिल चुके थे और कुछ में वो आगे बढ़ रहा था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसे ये कार्य बीच में छोड़ना पड़ा और अकबर ने 1573 में अपने अनुभवों का प्रयोग गुजरात में करने को कहा। वहाँ सकारात्मक परिणाम आए तो उसे अपना दीवान बना लिया। पूर्ण व्यवस्था की भूर व्यवस्था की ने सुधार करने की जिम्मेदारी टोडरमल को दे दी। टोडरमल ने संपूर्ण साम्राज्य को परगनों में बांट दिया। बंगाल व बिहार के अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य को 182 परगनों में बांटा। इसके कुछ समय बाद 1582-83 में इन क्षेत्रों को भी परगने बना दिए और इस तरह से अकबर का कुल साम्राज्य 224 परगनों में विभाजित कर दिया गया और परगनों की सीमाएं इस प्रकार से बांटी गई, प्रत्येक परगने से वार्षिक आय 1 करोड़ रुपया हो। इस कारण परगने के अधिकारी को करोड़ी कहा जाने लगा था और टोडरमल ने अपने परगनों को तो रहने दिया, लेकिन करोड़ी जैसे पद को समाप्त कर पुरानी नई कर व्यवस्था के बीच तालमेल बना दिया। इस प्रणाली को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली में कर निर्धारण व एकत्रित करने की पद्धतियाँ एक जैसी नहीं थी, बल्कि विशेष आवश्यकता के अनुसार ये अलग अलग थी। यह व्यवस्था इतनी सफल थी कि बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद भी ही इसे बदला जा सका। तो टोडरमल ने जो कदम उठाए उनमें था पहले भूमि की पैमाइश, क्योंकि इससे पहले यही नहीं पता था कि कितनी भूमि पर कृषि होती है और कितनी भूमि जंगलों के अधीन है, सरकारी भूमि कितनी है उसका रिकॉर्ड नहीं था। अब पैमाइश का कार्य शेरशाह के काल में हुआ। शेरशाह से पहले पैमाइश के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग होता था। यह बांस का होता था जो 32 इंच का था, जबकि उस बांस के दोनों सिरों पर लोहा लगाते थे। लेकिन अब सिकंदरी गज की अब बजाय अकबरी गज का प्रयोग हुआ जो 40 इंच का था। इसके बीच में 8 निशान थे, तो इसके छोटे होने का ज्ञान आभास हो जाता था। दूसरी रस्सी के स्थान पर जरीब यानी एक लोहे की चैन का प्रयोग हुआ, जिसे अलग अलग कुंडों से जोड़े गए थे, जिसमें कहीं भी निशान लगाना आसान था। इसके बाद भूमि का बंटवारा किया। इसी कारण इससे कर निर्धारण भी एक जैसा नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले की भूमि का निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं था। टोडरमल ने भूमि को उपजाऊ को आधार मानकर इसे 4 भागों में बांट दिया गया। तो 4 भाग थे। पहला पोलज था जो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी, जिसमें वर्ष में 2 फसलें होती थी, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था थी। दूसरी प्रोत्ती भूमि थी जो कम उपजाऊ तो थी, लेकिन साल में 1 ही फसल होती थी। तीसरी चाचर भूमि थी जो मध्यम दर्जे की भूमि थी, जिसमें लगातार फसलें नहीं होती थी, 2-3 वर्ष में इसमें फसलें होती थी जो बरसात के पानी पर निर्भर करती थी। चौथी बंजर भूमि थी जिसमें जोत नहीं होती थी, क्योंकि यह समतल नहीं थी और रेतीली भूमि थी, पानी की कमी थी। इसके बाद सरकारी विभाग को नियत करना। भूमि का बंटवारा करने के बाद अकबर ने इस दिशा में ध्यान दिया कि भू राजस्व के रूप में कृषक से सरकारी हिस्सा एक जैसा नहीं लिया जा सकता। यदि एक जैसी कर प्रणाली लागू की जाती तो उससे कृषक व सरकार दोनों को नुकसान हो सकता था। उसने सबसे पहले पोलज, प्रोती, चाचर, बंजर भूमि की श्रेणियां बनाई, फिर औसत हिसाब से उनके ऊपर कर लगाया गया। पोलज जैसे ज़मीन थी उसे 1/3 भाग, प्रोती से 1/5 भाग, चाचर से 1/10 भाग था, बंजर पर नाम मात्र का कर था। तो इसी प्रकार से ये औसत निकाली गई और इसे कर लिया जाता था। सामान्य रूप से सरकार का हिस्सा 20 मन से निश्चित किया गया था और कृषक ने भी इसका समर्थन किया। लगान धन व उपज में देने की व्यवस्था। जो लगान का धन था, अकबर ने इसके बारे में भी कृषक को स्वतंत्रता दी कि वह अपना कर सरकारी कोष में नगद व जिन्स दोनों के रूप में जमा करा सकता था। कई बार कृषक कर देने की स्थिति में नहीं होता था तो वह बिचौलियों को सस्ती कीमत पर फसल देने के लिए बाध्य हो जाता था। इस तरह से कृषक को दोहरा नुकसान होता था। विशेष अधिकारियों की नियुक्ति। अकबर के काल में टोडरमल ने इस दिशा में भी परंपरागत पद्धति में परिवर्तन किया। ऐसा करने के पीछे उसका ध्येय था
कि कर एकत्रित करने में जिस तंत्र का प्रयोग हो रहा है वह समय के अनुरूप आगे नहीं बढ़ रहा। उसने नए अधिकारी बनाए जिनमें आमेल, बितिकची, खजानेदार, कानूगो, पटवारी बनाए। कुछ तो पहले भी थे लेकिन इनके रूप में परिवर्तन कर दिया था। ये आपस में एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते थे तथा सहयोग भी देते थे। कोष की चाबी किसी एक व्यक्ति के पास न होकर आपस में 2 या 2 से अधिक लोगों की जानकारी में होती थी। इससे बीच में कमीशन खाने की प्रणाली काबू में आ गई थी। भू राजस्व की पद्धतियाँ थी, कई प्रकार की पद्धतियाँ थी, क्योंकि अकबर ने अपने सारे राज्य में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई थी, बल्कि क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिए गए थे। अकबर ने कर एकत्रित करने के लिए 3 अलग पद्धतियाँ अपनाई। पहली, जब्ती प्रणाली। मुगल काल में कर एकत्रित करने की दिशा में सर्वाधिक प्रयोग इस विधि का होता था। ये पंजाब, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, मालवा, अजमेर, अवध, मुल्तान में लागू की गई थी। और इसको लागू करने से पहले अकबर के 2 राजस्व सलाहकार मुजफ्फर खां व टोडरमल 1570 से 80 तक विभिन्न स्थानों पर प्रयोग कर चुके थे। इसका प्रयोग न केवल अकबर के समय में लाभदायक थे, बल्कि इसका कुछ अंश शेरशाह सूरी के समय में भी प्रयोग किया जा चुका था। इस कर प्रणाली में कृषक व सरकार के बीच समझौता होता था कि वह आगामी निश्चित समय यानी 5 से 10 वर्ष तक अपने कुल क्षेत्र का कर सरकार को देता रहेगा। यह कर वर्ष में 2 बार दिया जाएगा। इस पद्धति के तहत प्रशासन से जुड़े अधिकारी भूमि की पैमाइश कर, उत्पादन क्षमता, जमीन की किस्म देखकर निर्धारित कर देंगे। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य जमींदार व स्थानीय ग्राम अधिकारियों, पटवारी, कानूनगो व मुकद्दम का होता था। तो ये जब्ती प्रणाली बोलते हैं इसको। इसके बाद गल्ला बख्शी प्रणाली। जब्ती प्रणाली लगभग आधे साम्राज्य में अपनाई गई। इसके बाद गल्ला बख्शी का स्थान था। सिंध, कश्मीर, काबुल, गुजरात में ये गल्ला बख्शी प्रणाली अपनाई गई थी। और इस पद्धति के अनुसार कृषक अपने खेत को जोतने के बाद स्थानीय अधिकारियों को जानकारी देता था कि उसने किस फसल को रोपित किया है। उसी आधार पर अधिकारी निर्धारित कर लेते थे कि फसल काटने का समय क्या रहेगा। और इसके साथ साथ कृषक अधिकारियों को फसल के बारे में सूचना देते थे। जब फसल कट जाती थी तो उसे अनाज व भूसा में बदल दिया जाता था, और जिसके अलग अलग 3 हिस्से हो जाते थे। एक हिस्सा सरकार का था और भूसा कृषक के पास रह जाता था। तो इसे बटाई प्रणाली भी कहते हैं। अकबर के समय 85 से 90% यानी इन फसलों का अधिकतर हिस्सा बीच में खा लेते थे, और यह राज्य के लिए अधिक नुकसानदायक रही, क्योंकि सरकारी अधिकारी इन फसलों का हिस्सा प्रयोग कर रिश्वत के रूप में खा जाते थे। उत्तर मुगल काल में तो पद्धति में जमा व हासिल का संतुलन बिगड़ गया था। हासिल जमा का माल 20% तक आ गया था, जबकि अकबर के समय में 85 से 90%, जहांगीर के काल में 75 से 80%, शाहजहां काल में 70% था, और बाद में ये नुकसानदायक हो गई थी। इसके बाद तीसरी जो प्रणाली थी वो नसक या कनकूत प्रणाली। ये तीसरी पद्धति थी जो बंगाल और उड़ीसा में अपनाई गई। इसके अनुसार फसल को रोपित करने के बाद व काटने से पहले अधिकारी फसल का अनुमान लगा लेते थे, फिर उसमें से सरकारी हिस्सा निर्धारित करते थे। और नसक का अर्थ होता है सामूहिक क्षेत्र का उपज अनुमान, या कनकूत था जैसे जिसका अर्थ है प्रत्येक कृषक की फसल के अनुमान के बाद राजस्व हेतु समझौता करना। और इसके बाद भू राजस्व प्रणाली के गुण व दोष अगर अध्ययन करेंगे मुगल काल की, तो सबसे पहले गुणों की ओर ध्यान दें तो इसके परिणाम काफ़ी सुखद थे। राज्य अथवा सरकार के लिए राज्य की स्थिति अच्छी हुई। अकबर ने 1556 में सत्ता संभाली तो कोष खाली था, लेकिन अब राज्य की स्थिति अच्छी हो गई थी। सरकार की आर्थिक स्थिति अब मजबूत थी, और टोडरमल के प्रयास व अपनी राजनीतिक सूझबूझ के अकबर ने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया था। उस समय मुगल साम्राज्य विश्व का सबसे संपन्न राज्य माना जाने लगा था। इसके बाद कृषक के लिए अकबर की भू राजस्व प्रणाली का लाभ केवल सरकार को ही नहीं बल्कि कृषक को भी हुआ। भारतीय संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि कृषक तो मात्र कर देने के लिए ही है, क्योंकि कोई भी सरकार उसके शरीर के रक्त को चूसने का प्रयास करती रही है, लेकिन अकबर के समय में प्रत्यक्ष लाभ किसानों को मिला। अकबर का सबसे बढ़िया प्रयास बिचौलियों के महत्व को समाप्त करना था, और इसे निष्कर्ष था कि इस काल के कृषक संतुष्ट थे तथा उन पर भार कम था।
और समाज के लिए इसका जो गुण था या इसका अच्छाई थी वो ये था कि भू राजस्व प्रणाली का लाभ सरकार व कृषक दोनों को था ही, बल्कि साथ में पूर्व अर्थव्यवस्था को भी था। सरकार व कृषक के आपसी तालमेल ने अर्थव्यवस्था को लाभ की स्थिति में ला दिया। इसके कारण सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो पाया। इसके दोष थे, अगर दोषों का अध्ययन करें तो इसके परिणाम घातक निकले। राज्य के लिए इसके परिणाम जो घातक थे वो ये थे कि अकबर ने सुधारों के दम पर आर्थिक स्थिति को मजबूत किया था, लेकिन बाद के दिनों में तंत्र अधिकारी ने सरकार के झूठे आंकड़ों को माया जाल में उलझा दिया। जमा व हासिल के बीच में अंतर बढ़ता चला गया था, जिसका परिणाम राज्य के लिए आर्थिक संकट का आना था। शाहजहाँ के काल में ही आर्थिक संकट विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया था। जागीरदारों व इजारेदारों की भूमिका भू राजस्व के क्षेत्र में बढ़ गई थी और आर्थिक दबाव का कारण जागीरदारों की संख्या में वृद्धि भी ज़्यादा हो गई थी। दूसरा, कृषक के लिए इसका जो नुकसान था वो ये था कि इसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक संसाधनों का संरक्षण था और प्रजा के हितों को लेस मात्र भी महत्व नहीं दिया गया था। इससे ये बात स्पष्ट होती थी कि कृषक पहले की बात करके दबाव में पिसता गया। अकबर के काल में यदि जन सामान्य के चित्रण पर बदायूनी को पढ़े या यूरोपीय यात्रियों के बर्तान दोनों को निष्कर्ष निकालें तो ये संतोषजनक नहीं था। सबसे अधिक खतरनाक स्थिति प्राकृतिक आपदा के काल में आ जाया करती थी। इस तरह के परिणामों के आधार पर राज्य व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है कि अकबर के बाद के काल की हालत तो काफ़ी नाजुक हो गई थी। समाज के लिए अगर बात करें तो वह बाद के दिनों में जो घातक हुई समाज के लिए, वह जो राजस्व प्रणाली राज्य व कृषक की स्थिति के लिए अच्छी नहीं थी तो समाज के लिए कैसे हो सकती थी। इसे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था संकट में उलझ गई, जिसका परिणाम सामाजिक व सांस्कृतिक विकास पर भी पड़ा। यदि हम औरंगजेब के काल की अर्थव्यवस्था व सामाजिक विकास पर नजर डालें तो अर्थव्यवस्था बेहद पिछड़ी हुई थी और सामाजिक विकास नगण्य था। परंतु कुछ और भी कारण थे। ये उद्योग, व्यापार, कृषि आदि की उन्नति में भी ये बाधा आई थी। तो मूल्यांकन अगर करें मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली का तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन्होंने विरासत में सब कुछ अस्त व्यस्त मिला था। अकबर ने अपने सहयोगी टोडरमल की सहायता से न केवल इसे संभाला बल्कि इसे उन्नति की दिशा में आगे भी बढ़ाया। भू राजस्व के मामले में कुछ प्रयोग शेरशाह द्वारा किए गए थे, उन्हें आगे बढ़ाया गया। कुछ बातें अकबर के द्वारा नहीं जोड़ी गई और ये उसकी भू व्यवस्था की स्थायी उन्नति का आधार बनी। जमीन की पैमाइश करवाना, सरकार व कृषक दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण समझौता करवाना, कर नीति सभी जगह पर एक जैसी न अपनाने जाना और अधिकारियों पर रिश्वत व अवैध ढंग से धन कमाने पर अंकुश लगाना इनका हिस्सा था। अकबर के बाद के समय में इसमें कुछ दोष आएंगे, परंतु इसके लिए व्यवस्था नहीं बल्कि बाद का नेतृत्व जिम्मेदार था। और यह अंत में हम ये कह सकते हैं कि भू राजस्व प्रणाली काफ़ी संतुलित दिखाई देती है। अतः अकबर द्वारा अपनाई गई व्यवस्था ही मुगल काल का आधार बनी और बाद के शासकों ने इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। तो ये था अकबर का मुगल प्रशासन, केंद्रीय था प्रांतीय और राजस्व प्रणाली। अगले वीडियो में अगला लेसन लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।